हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर वॉइड अग्रीमेंट समझे थे, इलीगल अग्रीमेंट समझे थे और उनके बीच का कंपैरिजन देखा था। तो आज हम अपना वॉइड अग्रीमेंट वाला जो टॉपिक था उसको आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेक्शन 24 से 30 तक हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ अग्रीमेंट्स बताए गए हैं जो क्या होते हैं, एक्सप्रेसली वॉइड हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सो आई होप अगर आपने कल के असाइनमेंट सॉल्व करे हैं, कल का लेक्चर अच्छे से देखा है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस जो अग्रीमेंट है उसको किस सेक्शन में एक्सप्रेसली वॉइड बताया गया है वो लिख सकेंगे। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है असाइनमेंट से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसको अकॉर्डिंगली एंटरटेन कर सकें। ठीक है, सो आई होप सभी ने सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के टॉपिक के साथ। तो आज हम किस चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज योर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो ये हमारे पास आया है सेक्शन नंबर 26 के अंदर। तो इससे रिलेटेड हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे कि ऐसे अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट, ऐसे अग्रीमेंट को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, एंड देन फाइनली केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 26 के हमारा बेयर एक्ट जो है उसके अंदर क्या एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा बेयर एक्ट क्या बोलता है, एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर, दिस इज एक्सेप्शन, इज वॉइड। यानी कि माइनर को छोड़कर अगर आप किसी भी पर्सन के साथ मैरिज को रिस्ट्रेंट करने का अग्रीमेंट करते हैं, कोई उन पर लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उस केस के अंदर वो क्या होने वाला है, कंप्लीटली वॉइड होगा। ठीक है, बट अगर माइनर कि मैरिज से रिलेटेड अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो वो वैलिड होती है, क्योंकि अगर आप माइनर का मैरिज को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे तो वो तो इन इटसेल्फ ही क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा, क्योंकि माइनर क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं होती है टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो आई गेस आपको ये डेफिनेशन जो थी हमारी ये अच्छे से समझ आ गया होगा, या ये जो प्रोविजन था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो in an agreement, A concurs with B that she will not marry C if she gets the sum of rupees 50,000 in return for her deed from him. So A और B ने क्या agreement किया कि जो B है वो C से शादी नहीं करेगी अगर A उसको 50,000 देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैरिज है, जो राइट टू मैरी है, उस पर क्या लगाया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा एज पर सेक्शन 26। Second example, X mother agree to Y that she will persuade her daughter to marry him by banning her from marrying any person other than him। यानी क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। X की मदर ने Y को क्या प्रॉमिस करा कि वो X को किसी और से शादी नहीं करने देगी अदर देन Y। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मैरिज को लिमिट किया जा रहा है। मैरिज जो एक हर इंसान का, हर एक ह्यूमन का, हर एक पर्सन का क्या है, फ्रीडम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आर्टिकल 21 भी जब हम पढ़ते हैं कि हर पर्सन को क्या है, फ्रीडम है टू लिव विद लिबर्टी। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, उसको रिस्ट्रेन कर रहा है। बट इफ ओनली इफ वाई मेक्स पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख इन रिटर्न, तो यह कंसिडरेशन क्या जा रहा है, 1 लाख। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सेक्शन नंबर 26 के अंदर, ऐसा कोई अग्रीमेंट जो कि मैरिज के राइट को रिस्ट्रेन करता है, फ्रीडम को प्रोहिबिट करता है, देन इट विल बी वॉइड। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 26 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फीचर ऑफ सेक्शन 26। बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी ओरिजिनली एक्ट इनैक्ट होता है तो उसमें थ्रू द टाइम चेंजेस आते रहते हैं, जिन्हें आप अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। तो इन अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक कांस्टेंट नहीं है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। वो इतनी डायनेमिक है कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंगली अपने लॉज को भी चेंज करना रहता है। ठीक है, सो बेसिकली हमें सेक्शन 26 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये कुछ रीजंस हैं, और इसी के साथ साथ सेक्शन 26 को और डीप में हमें इन पॉइंट से समझ आएगा। सो सबसे पहला क्या था, द बेसिक नोशन अंडरलाइंग दिस प्रोविजन इज टू री एनफोर्स द राइट ग्रांटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आर्टिकल 21 क्या बोलता है, फ्रीडम टू लिव विद लिबर्टी। ठीक है, सो आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है, और उसी को कंप्लाई करने के लिए आर्टिकल 21 के साथ हमारे प्रोविजन रहे, इसलिए क्या है, ये प्रोविजन लाया गया था। ठीक है, दैट इज टू प्रोहिबिट एवरी पॉसिबल डीड दैट मे स्नैच द लिबर्टी ऑफ आइदर पार्टी टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज ओन चॉइस।
एक बार मेजॉरिटी अटेन करने के बाद या फिर एक बार मेजर होने के बाद पर्सन को पूरा पूरा राइट है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को अपनी मर्जी से चुन सकता है। ठीक है, इस पे अगर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो आर्टिकल नंबर 21 है उसको क्या करेगी, वायलेट करेगी। ठीक है, तो उस वायलेशन से बचने के लिए ऐसा प्रोहिबिशन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाला गया है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि सेक्शन 26 इंसर्ट करने के पीछे क्या पर्पस है, क्या मोटिव था। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं। द अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड एज इन फर्स्ट प्लेस इट इज कॉन्ट्रारी टू पब्लिक पॉलिसी। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंसिडरेशन या कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो वो क्या होता है, अनलॉफुल होता है एंड वॉइड होता है बिगिनिंग से। तो सेम हमारे पास ये वाला अग्रीमेंट भी रहता है। सेकेंडली क्या है, द लॉ कॉन्स्ट्रेंस ऑल काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इवन इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट। तो मैरिज रिलेटेड एक अग्रीमेंट के अंदर किसी का भी कोई इंटरफेरेंस या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फाइन, अब हम बात करेंगे an agreement that serves to hold either the partial or absolute restraint of marriage is void, unlike section 28 of Indian Contract Act which denounces agreements only in complete restraint of legal proceeding as void। तो जब हम सेक्शन नंबर 26 पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि इन्होंने पार्शियल लिमिटेशन, पार्शियल रेस्ट्रिक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया है या कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया है। जैसे कि अगर हम अपना सेक्शन 28 पढ़ते हैं जहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तो वहाँ क्या है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन को अवॉइड किया गया है। सो यहाँ से हमको ये चीज क्लियर होती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चाहे आप पार्शियल रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो चाहे आप एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, दोनों ही रेस्ट्रिक्शंस टोटली वॉइड होती है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको बेयर प्रोविजन को अंदर जाके जब आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ आती है। ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन हमारे इंग्लिश कॉमन लॉ के अंदर थोड़ी सी अलग है। बट इंग्लिश कॉमन लॉ अलाउज द एग्रीमेंट इन पार्शियल रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कि वहां क्या है, वहां सिर्फ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट को ही वॉइड माना गया है। बाकी अगर पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं तब भी वहां पर वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में चाहे आप पार्शियल रेस्ट्रिक्शन लगाएं चाहे आप एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाएं, दोनों ही सिचुएशन के अंदर अग्रीमेंट विल बी वॉइड। ठीक है, सो ऑल द अग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड but such agreement that impose marriage limitation on a minor could be exalted to a valid status। तो ये तो हम within the provision पढ़कर आए हैं, other than minor, यानी कि उसमें एक्सप्रेसली आपको एक्सेप्शन दिया है कि माइनर की मैरिज रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, बट अदर देन माइनर ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर लगाई जाएगी देन इट विल बी वॉइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस की। वेंकटेश कृष्णाय वर्सेस लक्ष्मी नारायणा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ पेइंग कंसिडरेशन टू द फादर फॉर हिज डीड ऑफ गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज इज वॉइड एज इट इज इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें क्या था कि जो फादर जब अपनी बेटी को शादी में देते हैं यानी कि उसका मैरिज करते हैं तो वहां पर उसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन पे करना, दैट इज व्हाट, दैट इज इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। बिकॉज डॉटर को यानी ये कोई चीज नहीं है जो आप ऐसा बार्टर सिस्टम कर रहे हैं या जो इसका आप पेमेंट दे रहे हैं, तो इसको इसलिए क्या माना गया, इमोरल एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, सेकंड केस आता है हमारे पास संजय पुरुषोत्तम पटनाकर वर्सेस श्रीमती प्रजाक्ता प्रमोद पाटिल। इस केस में क्या हुआ था, द कोर्ट अपहेल्ड द राइट ऑफ अ विडो टू क्लेम हर डिसीज्ड फॉर्मर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इवन आफ्टर द रीमैरिज। In other words, there is no provision that disqualifies a widow of a male Hindu from inheriting from her husband if she remarries after his death। यानी कि अगर किसी हिंदू जो हिंदू फीमेल है अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो रीमैरी कर लेती हैं, देन ऑल्सो जो उनके डिसीज्ड हस्बैंड थे उनकी प्रॉपर्टी पे उनका पूरा पूरा इनहेरिटेंस का राइट बनता है। ये इस केस में हेल्ड किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, दैट इज अब्बास खान वर्सेस नूर खान। इसमें क्या था, द इलाहाबाद हाई कोर्ट अफर्म दैट इवन दो द कस्टमरी प्रैक्टिसेस इम्पोज अ पार्शियल रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज इट इज वॉइड एज इट वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कस्टमरी प्रैक्टिसेस मतलब जो किसी कम्युनिटी के अंदर हो सकता है कि पुराने उनके नॉर्म्स चले आ रहे हैं या हमारे पास पर्सनल लॉ रहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, तो अगर किसी भी लॉ के अंदर पार्शियल रिस्ट्रेंट या पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस अलाउड है मैरिज से रिलेटेड
फिर भी अगर हम उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे तो वो सेक्शन नंबर 26 के अगेंस्ट होगा, उसको वायलेट करेगा, तो ऐसा कोई भी कस्टमरी प्रैक्टिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. सो दैट वाज हेल्ड इन अब्बास खान वर्सेस नूर खान केस. नेक्स्ट केस हमारे पास आता है ए सूर्य नारायणा मूर्ति वर्सेस प्री कृष्णा मूर्ति. इसमें क्या बोला गया था, को विडोज हैड गॉन इनटू कंसेंट to relinquish their portion on expired spouse property on the off chance that they remarried, and this was held a substantial agreement as the understanding didn't straightforwardly limit marriage. तो अभी जो हम एक केस पढ़ कर आए थे वहां क्या था कि अगर कोई विडो रीमैरी कर लेती है उस सिचुएशन में भी उसके डिसीज्ड हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे उसका इनहेरिटेंस का राइट बना रहता है. इस केस में क्या हुआ था कि एक जो पर्सन था उसकी 2 वाइफ्स थी. अब उस पर्सन के मरने के बाद उस पर्सन की डेथ पे क्या हुआ, दोनों विडोज ने एक कंसेंट में या एक अग्रीमेंट में एंटर किया जिसमें उन्होंने क्या बोला कि अगर उनमें से कोई भी जो पार्टी है या दोनों में से जो भी कोई विडो है अगर वो रीमैरी कर लेती है तो इन दैट केस क्या होगा, जो भी उस स्पाउस यानी कि जो उस डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी पे जो उसका हिस्सा था या जो उसका पोर्शन था वो क्या हो जाएगा, रेलिंक्विश हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो इस एग्रीमेंट को कोर्ट ने क्या बोला कि ये एक वैलिड एग्रीमेंट है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मैरिज को रिस्ट्रेन नहीं करा जा रहा. सिचुएशन क्या है, अगर आप रीमैरी करेंगे तो आपको अपना राइट उस प्रॉपर्टी पे से छोड़ना पड़ेगा. सिर्फ इस चीज का एग्रीमेंट हुआ है, आपको रीमैरी करने के राइट से डिमांड नहीं किया गया है. ठीक है, तो इस केस में और उस केस में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश केस दैट इज लॉ वर्सेस टियर. इसमें क्या था, एज पर द अग्रीमेंट मेड द डिफेंडेंट मस्ट पे £1000 टू द प्लांटिफ इफ ही मैरीज एनी पर्सन अदर देन प्लांटिफ. तो यानी कि प्लांटिफ के अलावा किसी भी पर्सन से अगर डिफेंडेंट मैरी करती है तो उसको £1000 का पेमेंट किया जाएगा. ये अग्रीमेंट का टर्म्स थे. The court pronounced that it was not a promise to marry her but not to marry anyone else. So यहाँ क्या हो रहा है, आप मैरिज किसी और से शादी करने पर भी आप क्या लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. एंड येट शी वॉज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मैरी हिम, दस द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट होल्ड नो प्रॉमिस बट ओनली रिस्ट्रिक्शंस. यहाँ उस पर्सन से मैरी करने की प्रॉमिस नहीं है, यहाँ किसी और से मैरी ना करने की रिस्ट्रिक्शन है. तो इसलिए कोर्ट ने क्या बोला कि इस तरीके का अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा. The Court of King's Bench set a precedent by expressly holding the invalidity of the agreement in the restraint of marriage. तो हमने देखा था कि इंग्लिश लॉ के अंदर सिर्फ एक पार्शियल रिस्ट्रेंट को उन्होंने वैलिड माना है. बाकी इस केस के थ्रू उन्होंने यही बोला कि अगर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है मैरिज से रिलेटेड किसी भी अग्रीमेंट के थ्रू तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप आपको इंग्लिश और इंडियन लॉ दोनों की जो टर्म्स है या जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी सिमिलैरिटीज है वो क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट केस अब हमारे पास आएगा अपना हार्टली वर्सेस राइस, दैट इज ऑल्सो एन इंग्लिश केस लॉ. इसमें क्या था, इट वॉज हेल्ड दैट अ बैट बिटवीन टू पार्टीज दैट वन ऑफ देम वुडंट wed inside a predetermined time was void as it gave one party a monetary interest in the man's chastity. तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी दो पर्सन ने क्या करा है, एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर किया है या एक ऐसी बैट लगाई है कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वो क्या नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी उसको क्या हेल्ड किया गया है, वॉइड हेल्ड किया गया है. क्योंकि ये भी क्या है, अगेन इससे क्या हो रहा है, एक कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है किसी भी एक टाइम पीरियड के अंदर शादी करने से. सो इस केस के अंदर भी यही हेल्ड किया गया था कि ऐसा कोई अग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेन करता है मैरिज को, दैट विल बी वॉइड. सो आई होप आपको ये जो अग्रीमेंट था हमारा रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाला वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एक्सेप्शन के साथ इस एक्सेप्शन भी क्लियर हो गया होगा, हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी, इस सेक्शन को इंसर्ट करने के पीछे क्या एम था, क्या ऑब्जेक्ट था, वो भी क्लियर हो गया होगा. सो अब हम बात करेंगे आज के होमवर्क की. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वैलिड, इलीगल, वॉइडेबल, वॉइड. सो आई होप इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. सभी स्टूडेंट्स फटाफट से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे. इसी के साथ आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दैट इज एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड. एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अच्छे से इजीली फ्रेम कर सकते हैं. सो आई होप
आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा, असाइनमेंट क्वेश्चंस भी समझ आया होगा। इनकी जो मॉडल आंसर है वो आपको हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर मिल जाएंगे। आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एमसीक्यू रिलेटेड भी इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर, इसी के साथ साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विजेस हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो डू लॉग इन टू द वेबसाइट एंड प्लीज डू डेली प्रैक्टिस, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप जब क्वेश्चन आएंगे तो कॉन्सेप्ट चाहे आपने कितने अच्छे से समझ रखे हो, आप उन्हें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्टेड रह सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। और इसी के साथ साथ आज के लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप अच्छे से असाइनमेंट सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें एंड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।